वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हमने राजस्थान सेट 2023 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट के अंदर भी हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। आई होप सो आपने फर्स्ट वीडियो देख ली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है। चैनल के ऊपर हर एक क्वेश्चन पेपर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जाकर उन क्वेश्चन पेपर को वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है द रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस डज नॉट इम्प्लाई। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस जो है किस चीज़ को नहीं मानती, क्या चीज़ वो अज्यूम नहीं करती। सबसे पहली बात, रैशनल एक्सपेक्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है थॉमस सर्जेंट ने दिया था, रॉबर्ट लुकस, थॉमस सर्जेंट इकोनॉमिस्टों ने दिया था। और रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस क्या चीज़ नहीं मानते, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल एक्सपेक्टेशन जो है क्या होती है और क्या चीज़ ये मानते हैं। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में ये कहा जाता है, ये जो थॉमस सर्जेंट, रॉबर्ट लुकस इकोनॉमिस्ट हैं, इनका ये मानना है कि लोगों को जो है पागल जो है नहीं बनाया जा सकता। जैसे गवर्नमेंट क्या होता है, कई बार पॉलिसीज इस तरह की होती है कि लोगों का क्या करा फूल बनाया जाता है। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन ये मानती है कि कंज्यूमर्स या पर्सन क्या होते हैं, बहुत रैशनल होते हैं। वो जो डिसीजन लेते हैं बिल्कुल एक्यूरेट लेते हैं। उनको आप एक बार पागल बना सकते हो, बट आप हर 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 बात अपनी पॉलिसीज से ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ उनकी एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, यू कैन पीपल फूल फॉर अ वाइल बट दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड दे कैन नॉट बी फूल एनी मोर। कि आप लोगों को एक बार पागल बना सकते हो, लेकिन कंज्यूमर इतना रैशनल है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतनी इन्फॉर्मेशन के सोर्स हैं कि वो अपना डिसीजन लेते वक्त हर एक एस्पेक्ट को देखता है और फिर डिसीजन जो है लेता है। और वो हमेशा ये कहते हैं कि रैशनल एक्सपेक्टेशन वाले ये मानते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है, पहले से ही इतना रैशनल होता है, उसके पास इंफॉर्मेशन के इतने सारे सोर्स होते हैं, तो उसे ये पता चल जाता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, कल को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होंगी और उनका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी पर, हमारी परचेसिंग पावर पर क्या पड़ेगा, वो पहले ही उस चेंज को क्या कर लेता है, भांप लेता है। तो मैंने आपको रैशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दिया, क्या क्या चीज़ वो मानते हैं। अब इसमें से आपको ये देखना है कि क्या चीज़ वो नहीं मानते। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पीपल डू नॉट मेक सिस्टमेटिक एरर। उनका मानना है कि लोग जो है सिस्टमेटिक एरर, गलतियां जो लगातार व्यवस्थित गलतियां हैं वो नहीं करते। ये बात वो मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कंज्यूमर रैशनल है, उसके पास इंफॉर्मेशन के बहुत से सोर्स है, कोई भी डिसीजन उसे लेना होता है तो वो बहुत सोच समझ कर लेता है। इसीलिए वो किसी तरह का कोई एरर करता है, टेम्परेरी एरर करता है, लेकिन वो व्यवस्थित एरर नहीं करता, सिस्टमेटिक एरर नहीं करता। तो यहाँ ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में बोला गया है ऑन एवरेज द इकोनॉमी विल क्लोज टू लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई का, कि इकोनॉमी में ना ऑन एन एवरेज कितना प्रोडक्शन होता है कि वो अपने लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई कर्व के बराबर जो है एक इकोनॉमी जो होती है क्लोज लॉन्ग टर्म में वहाँ आपको देखने को मिलेगी। ये वाली सिचुएशन होती है कि कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी जो होती है अपने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पर ही लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन करती है या वहीं पर होती है। इस बात को रैशनल एक्सपेक्टेशन वाले भी क्या करते हैं, मानते हैं। आप थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में बोला गया है पीपल मेक हैव अ बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी रादर देन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर। वो ये मानते थे क्या कि पॉलिसी मेकर जो पॉलिसीज बनाते हैं गवर्नमेंट की, कि उनके पास ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन होती है इकोनॉमी के बारे में, ना कि आम लोगों के पास। एंड फोर्थ ऑप्शन देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस मस्ट कम एज अ सरप्राइज इन ऑर्डर टू हैव अ इम्पैक्ट ऑन रियल इकोनॉमी। इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो भी पॉलिसीज मेकर है उनको क्या करना पड़ेगा, अगर चाहते हैं कि उस पॉलिसी का इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा अच्छा पड़े, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी पॉलिसीज़ पर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। या फिर उनकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो मेजर चेंज लेके आए, इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाए, क्योंकि छोटे मोटे चेंज को तो कंज्यूमर आसानी से भाप
लेता है, तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है कि जो पॉलिसी मेकर होते हैं, योजना बनाने वालों के पास ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है और जो कंज्यूमर होता है, एक पर्सन होता है, उसके पास कम अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी बात उन्होंने कुछ नहीं बोली। उनका ये मानना है कि कंज्यूमर के पास इन्फॉर्मेशन के बहुत से सोर्स होते हैं, लेकिन कभी भी रैशनल एक्सपेक्टेशन में ये नहीं कहा जाता कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन्फॉर्मेशन का, कि पॉलिसी मेकर के पास ज़्यादा है या कंज्यूमर के पास ज़्यादा है, इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो कोशिश ये करो कि आप उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन को रिवाइज कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आने वाले क्वेश्चंस आपके समझने में और सोल्व करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीन बेस सैंपल दे रखा है 13 यूनिट का। इसका मतलब आपके पास सैंपल का एन दे रखा है, वो कितना है 13 यूनिट्स है। एंड सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, और उसका विदाउट रिप्लेसमेंट से उसका वेरियांस दे रखा है उसी का। सैंपल का आपके पास वेरियांस जो है वो कितना दे रखा है, वेरियांस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 5। और क्या बोला है, इफ़ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 49 यूनिट्स। इसका मतलब आपके पास जो लार्ज एम है, पॉपुलेशन साइज आपको कितना दे रखा है 49 दे रखा है। और आपको क्या बताना है, ये जो पॉपुलेशन का है, इस पॉपुलेशन का आपको वेरियांस निकालना है। ठीक है, उसको आप क्या निकालना है, वेरिएशन निकालना है। आपको पता है एन आपके पास है सैंपल का, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है, वेरियांस आपके पास है सैंपल का, आपके पास नंबर जो पॉपुलेशन का नंबर है 49, आपको वेरियांस निकालना है पॉपुलेशन का। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला जो है वो पुट करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले से सोल्व है ताकि आपको आसानी से समझ आए। अब देखिए आपको पता है कि हमारे पास जो सैंपल है वो 13 है, सैंपल का हमें वेरियांस दे रखा है 5, पॉपुलेशन हमारे पास 49 यूनिट है, मतलब जो लार्ज एन की वैल्यू है हमारे पास कितनी दे रखी है 49 दे रखी है। पॉपुलेशन का वेरियांस आपको निकालना है, ठीक है, वेरिएशन कितना हुआ। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला रन करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब वेरियांस है आपके पास, सैंपल का वेरियांस इज इक्वल टू पॉपुलेशन का वेरियांस अपॉन सैंपल साइज और n माइनस स्मॉल n और n माइनस 1। आपको ये क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को लर्न करना पड़ेगा। अब देखिए हमने इसी के अंदर क्या किया, वैल्यू को पुट किया है। आपको पता है आपका सैंपल का वेरिएशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5 गिवन है, वो हमने पुट कर दिया। हमें पॉपुलेशन का वेरिएशन तो निकालना है, इसलिए हमने उसको भी खाली छोड़ दिया। उसके बाद आपके पास सैंपल का साइज कितना है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है सैंपल साइज मीन, तो आपको कितना गिवन है 13 है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद देखिए जो लार्ज एन है आपके पास कितना है, पॉपुलेशन का जो नंबर है वो कितना है 49 है, उसमें से आपने क्या किया माइनस करना है स्मॉल एन, क्योंकि क्या है फॉर्मूला है आपके पास। तो हमने स्मॉल एन कितना था हमारे पास 13 था, उसको माइनस कर दिया। उसके बाद है ये नीचे क्या है फॉर्मूले में n माइनस 1, एन कितना है आपके पास पॉपुलेशन का लार्ज वाला 49, माइनस कर दिया आपने 1। अब देखिए आपके पास यहाँ पर माइनस करने के बाद क्या आया 36 आया और यहाँ 48 आया। अब आपने क्या किया है इसको, अभी हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के अंदर हमें पॉपुलेशन का वेरिएशन जो है वो निकालना है। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर पॉपुलेशन का वेरिएशन को इधर कर दिया और 5 इंटू 13 और ये इधर 48 इधर चला गया और 36 जो यहाँ पर अपॉन में था वो नीचे की तरफ आ गया। जब आपने इन तीनों को क्या किया मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आया 3120 अपॉन 36 के साथ आपने क्या किया डिवाइड किया, तो आपका जो राइट आंसर निकला पॉपुलेशन का जो वेरिएशन है वो आपका कितना निकल गया, आपका 86.66 आंसर निकल गया। इस क्वेश्चन में बस आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब यही वाले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 68 क्वेश्चन राजस्थान सेट के अंदर, ये वाला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन 2021 के अंदर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे, स्टेटमेंट भी बिल्कुल यही है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना काफ़ी ज़रूरी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द करेंसी डिपॉजिट रेशो। स्टेटमेंट हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, कि लोगों के पास, जो पब्लिक के पास जो पैसा होता है इन करेंसी टू दैट मनी हेल्ड इन बैंक डिपॉजिट, कि किस किस चीज़ का रेशो, लोगों के पास जो पैसा होता है और लोग जो बैंक में जमा कराते हैं उसका रेशो क्या हमारा करेंसी डिपॉजिट रेशो कहलाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इतने सारे ऑप्शन पढ़ने की बजाय, क्योंकि यहाँ पर आपसे सिंपली क्या पूछ लिया, यहाँ पर आपसे सिर्फ करेंसी डिपॉजिट रेशो पूछ लिया। एक तरह से अगर हम कहें तो यहाँ से आपसे सिर्फ एक फॉर्मूला पूछ लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि करेंसी डिपॉजिट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है। तो करेंसी डिपॉजिट रेशो का फॉर्मूला होता है CDR। क्या होता है, करेंसी डिपॉजिट रेशो का फॉर्मूला होता है मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी, कि लोग जो है, पब्लिक जो है करेंसी के रूप में कितना पैसा अपने पास रखती है अपॉन मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन डिपॉजिट, कि जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो कितना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट्स के रूप में रखते हैं। एक है कि करेंसी के रूप में अपने पास रखना, एक है डिपॉजिट्स के रूप में अपने पास रखना। इसका जो रेशो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, यही रेशो हमारा कहलाता है करेंसी डिपॉजिट रेशो। आपने अभी फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ा तो ये यही तो बता रहा है, द रेशो ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन अ करेंसी टू दैट ऑफ मनी हेल्ड इन अ बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, अगला क्वेश्चन ही देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, आपके पास क्या है, सेविंग फंक्शन गिवन है आपके पास, और इन्वेस्टमेंट कितना है वो आपको गिवन है। आपको इनकम का लेवल निकालना है। तो आप लोगों को पता है हमारा क्या होता है, सेविंग इक्वल होता है इन्वेस्टमेंट के। तो सेविंग आपके पास कितना है, -200 प्लस 0.4 वाई, और इन्वेस्टमेंट कितना है, 7000 है। अब देखिए 7000 है, अब आप ये माइनस का 200 है, तो ये इधर अगर ले आएंगे तो ये प्लस का 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो क्या हो जाएगा, 7200 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास देखिए क्या आया, 0.4 वाई। अगर आपको वाई की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, 7200 के नीचे अपॉन 0.4 आप डिवाइड कर दो। जब आप इसको 0.4 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 1800। तो आपका क्या निकल गया, 18,000 रुपये सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी से आपकी इनकम का जो लेवल है वो निकल गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु रोट द बुक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। हमसे पूछा है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम बुक जो है किन्होंने लिखी है, ये बुक जो है मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा लिखी गई है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है आपको प्रेजेंट में जो डिस्काउंट वैल्यू है वो निकालनी है, पीवी आपको निकालना है। यहाँ भी आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। यहाँ ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है द करंट वैल्यू, करंट टाइम पीरियड में वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड करंट कैश फ्लो, हमारे पास जो कैश का फ्लो होता है उसकी करंट वैल्यू, या फिर करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर में आपको कितना कैश मिलेगा उसकी करंट वैल्यू। थर्ड ऑप्शन में बोला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड करंट कैश फ्लो, कि फ्यूचर में करंट जो वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेड होता है फ्यूचर में आपको जो मिलेगा उसकी आप करंट में वैल्यू निकाल रहे हो वो, या फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर में आपने कोई कैश फ्लो करना है उसकी फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी क्या है, ये क्वेश्चन भी एक आपका फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको पता है एक फॉर्मूला लगता है, प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको निकालनी होती है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीवी। हमारे पास फ्यूचर वैल्यू पता होती है हमें, ठीक है। कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट की, फ्यूचर वैल्यू का मतलब आपको समझाती हूँ, जैसे कि हमने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की तो फ्यूचर में आपको कितना पैसा मिलेगा वो होती है उसकी फ्यूचर वैल्यू। जैसे आपने कहीं 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो मान लो 2 साल या 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको एक रिटर्न की उम्मीद होती है ना कि फ्यूचर में यहाँ से मुझे इतना इन्वेस्टमेंट पर इतनी इनकम हो जाएगी, तो वो होता है फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर इनकम या फ्यूचर रिटर्न्स। और इसका फॉर्मूला होता है FV इक्वल होता है हमारा मल्टीप्लाई
1/1+r रेट ऑफ रिटर्न्स हमारे कितने हैं और कितने टाइम पीरियड के लिए आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर हम कहें यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है, इसका मतलब है कि आपके पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है, तो आपको करंट टाइम पीरियड में क्या वैल्यू रहेगी वो निकालनी है। तो अगर मैं बात कहूँ तो जो पीवी होता है, पीवी क्या होता है, करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी, कि फ्यूचर में जो भी आप कमाओगे, ठीक है, फ्यूचर में जो भी हम कमाएंगे उसकी करंट जो है वो वैल्यू क्या है। तो आप देख लिए इसमें से, देखिए कौन से ऑप्शन में बात बोली गई है, इसके अंदर देखिए द करंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर के अंदर आपको जितना भी इनकम हुई है होगी उसका करंट टाइम पीरियड में वैल्यू वही होती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में आपने जो भी कमाना है उसकी आप एक एस्टिमेट कर लेते हो करंट टाइम पीरियड में कि आपको कितना मिलेगा, वही आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास टोटल पॉपुलेशन है एक सिटी एक्स की 28 लाख, ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ आपसे बोला है 50,000 जो है लोग जन्म हुआ है, आपको क्रूड बर्थ रेट जो है वो निकालनी है। तो आपको पता है क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बर्थ कितनी हुई अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी थी इनटू आप क्या कर देते हो 1000 कर देते हो। तो यहाँ पर भी आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके यहाँ कितनी जन्म कितना हुआ, 50,000 लोगों का जन्म हुआ, 28 लाख आपकी टोटल पॉपुलेशन थी, ठीक है, आपके 28 लाख टोटल पॉपुलेशन थी, इनटू आप क्या करोगे 1000 कर दोगे क्रूड बर्थ रेट का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 17.85 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 17.85 जो है ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपका गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है विमल जलाल जो कमेटी है वॉज कंस्टिट्यूट टू द रिव्यू, जो विमल जलाल कमेटी बनाई गई थी, जलान कमेटी का गठन क्यों किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको एग्रीकल्चर का जो प्रॉब्लम थी उसको फाइंड आउट करना था, या रिसेंट इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आ रहा था उसके लिए बनाई गई थी, या कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। थर्ड ऑप्शन है कि कैपिटल जो फ्रेमवर्क करने के लिए, कैपिटल जो है कैपिटल को देखने के लिए उसका स्ट्रक्चर को फ्रेमवर्क करने के लिए आरबीआई ने बनाई थी, या फिर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, कि जो हमारे एनपी है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होती हैं उनको चेक करने के लिए बनाई गई थी। तो विमल जालान कमेटी का गठन इसलिए किया गया था, आरबीआई ने इसका गठन किया था 2014 के अंदर कि कैपिटल जो फ्रेमवर्क है आरबीआई उसको रिव्यू किया जा सके। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला गया है एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी रिजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एंडोजीनियस ग्रोथ की जो थ्योरीज हैं वो किस एक अजम्पशंस को क्या करती है, रिजेक्ट करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए एक्सोजीनियस चेंज इन कंजप्शन, कि एक्सोजीनियस चेंज होगा कंजप्शन में, एक्सोजीनियस मतलब बाहरी परिवर्तन होगा किसमें, उपभोग में। सेकंड देखिए एक्सोजीनियस चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि तकनीक में जो परिवर्तन होता है वो एक्सोजीनियस होता है। थर्ड ऑप्शन है नॉन चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि तकनीक में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। नो चेंज इन कंजप्शन, कि कंजप्शन में कोई चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है जिन्होंने भी दी वो क्या अज्यूम करते हैं इसके बारे में। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के बारे में ये माना जाता है कि जो हमारी इकोनॉमिक में ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ होती है, ग्रोथ वो इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ना कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर से ज़्यादा प्रभावित होती है। इंटरनल फैक्टर्स कैसे, कि हमारे अगर कोई प्रोडक्शन है, ग्रोथ है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आपके पास कैपिटल कितनी है, आपके पास कैपिटल आउटपुट रेशो क्या है, आप इनोवेशन पे कितना पैसा खर्च कर रहे हो। तो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी यही मानती है कि हमारी जो वृद्धि है, जो विकास है, वो किस पर निर्भर करेगा, वो हमारे एंडोजीनियस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ना कि एक्सोजीनियस फैक्टर्स पर। और उनका टेक्नोलॉजी के बारे में ये चीज़ मानते हैं वो,
टेक्नोलॉजी को लेकर वो ये चीज़ मानते हैं कि जो तकनीकी परिवर्तन होते हैं ना, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ करने के लिए तकनीक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो तकनीक में जो भी परिवर्तन होते हैं वो भी एंडोजीनियस होते हैं। तकनीक में आपकी ग्रोथ हो रही है, आप टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ कर पा रहे हो, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। वो भी हमारे कैपिटल, पॉपुलेशन और इनोवेशन होते हैं। वो कभी भी एक्सोजीनियस चेंज इन टेक्नोलॉजी को नहीं मानते, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी में जो चेंज भी आएगा वो कब आएगा, वो एंडोजीनियस फैक्टर्स की वजह से टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, ना कि एक्सोजीनियस चेंज होगा टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जिसको वो पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो होते हैं क्या चीज़ को शो करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, डिजायरेबल एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड इनपुट, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड इनपुट, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड इनपुट। आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट कर्व इस तरह का होता है। यहाँ पर हम एक्स गुड वाई और यहाँ पर टू इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टेंजेंट करते हैं, और यहाँ पर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ गुड्स और इनपुट को जो है ये शो करता है। ये जो लाइन है ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व होती है। तो हम ये कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ गुड्स को और इनपुट को शो करता है। जब हम दो गुड्स में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं तो यहाँ एक्स गुड लेते हैं, यहाँ वाई गुड ले लेते हैं, और जब हम फैक्टर्स के बीच में सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं, यहाँ पर लैंड ले लेते हैं, यहाँ पर कैपिटल ले लेते हैं, तो हम ये कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व शो करता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ गुड्स और इनपुट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी जो होती है वो किस किस के बीच में रिलेशनशिप को दिखाती है। पहले आपको थोड़ा सा इम्पॉसिबल ट्रिनिटी जो होती है उसका थोड़ा मतलब समझाया जाए, फिर हम इसके ऑप्शंस को पढ़ेंगे। देखिए इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है कि एक इकोनॉमी के अंदर कोई भी देश जो है इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ पूरा नहीं कर सकता। उनसे क्या करना पड़ता है, इन तीनों में से किन्हीं दो ऑब्जेक्टिव्स को वो एक टाइम पीरियड में ही जो है एक साथ पूरा कर सकता है। किसी एक ऑब्जेक्टिव को उसे छोड़ना पड़ सकता है, या हम कह सकते हैं उसे चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्री फैक्टर मोबिलिटी, फ्री कैपिटल मोबिलिटी, देश के अंदर फ्रीली जो है आसानी से कैपिटल मोबिलिटी आए। सेकंड है फिक्स एक्सचेंज रेट, इसके अंदर तीन फैक्टर्स होते हैं। फ्री कैपिटल मोबिलिटी, आसानी से पैसा एक देश से दूसरे देश में जा सकता है। सेकंड है फिक्स एक्सचेंज रेट, कि एक्सचेंज रेट को आपको मैनेज करके चलना है और उसको फिक्स रखना है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी ऑटोनॉमी। मॉनेटरी ऑटोनॉमी होती है कि हर देश का सेंट्रल बैंक वहाँ पर जो है रिवर्स रेपो रेट इनमें जो चेंजेस करता है। तो यहाँ पर इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कहते हैं कि कोई भी देश है वो इन तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स को एक ही टाइम पीरियड में जो है पूरा नहीं कर सकता। वो डिफरेंट एग्जाम्पल से इस बात को समझाते भी हैं। अगर हमने इस चीज़ को यहाँ समझने की कोशिश की तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी आपके लिए ये समझ लेना ज़रूरी है कि इम्पॉसिबल ट्रिनिटी में तीन कंपोनेंट आते हैं, और इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी देश जो है इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ एक टाइम पीरियड में पूरा नहीं कर सकता। उन्हीं किन्हीं दो ऑब्जेक्टिव्स को वो चुनाव कर लेता है और उन्हीं को वो पूरा कर पाता है। या तो वो इन दोनों को चुन लेगा, या वो इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है, या फिर वो इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखिए फ्री कैपिटल मोबिलिटी, फिक्स एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी ऑटोनॉमी, आपके पास तीन कंपोनेंट होते हैं। बस उस क्वेश्चन में तो आपसे सिर्फ कंपोनेंट ही पूछे हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटरडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, फ्री कैपिटल मोबिलिटी, फिक्स एक्सचेंज रेट, ये तीनों ही ऑप्शन हमें गिवन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। इसमें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट नहीं होती, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है सोशल वेलफेयर फंक्शन डिस्क्राइब द वेल बीइंग ऑफ। सोशल वेलफेयर फंक्शन जो होता है हमारा वो क्या शो करता है, सोसाइटी का वेलफेयर शो करता है, प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का, या गवर्नमेंट का। आपको पता है वो फंक्शन क्या है, सोशल वेलफेयर, कि एक इकोनॉमी में हर एक पर्सन को लिया जाता है, उसके वेलफेयर को देखा जाता है। तो आपका हमेशा सोशल वेलफेयर फंक्शन पूरी सोसाइटी के वेलफेयर को दिखाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है,
अगले क्वेश्चन में गिवन है गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल रेफर्स टू। गोल्डन जो रूल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो बोला गया है कि गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल क्या दिखाता है। ठीक है, पूंजी का जो सुनहरा नियम स्तर है उसका मतलब क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन स्टडी स्टेट ऑफ वैल्यू ऑफ कैपिटल दैट मिनिमाइज द कॉस्ट, कि हमारे पास इतनी कैपिटल हो कि जो हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, या फिर स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ कैपिटल दैट मैक्सिमाइज आवर कंजप्शन, या फिर हमारी कैपिटल का स्टॉक या स्टडी स्टेट ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा कंजप्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। थर्ड जो है स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल दैट मिनिमाइज इन्फ्लेशन, कि हमारी कैपिटल का स्टॉक स्टडी स्टेट ऐसी हो जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाए। एंड फोर्थ बोला गया है स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ कैपिटल दैट मैक्सिमाइज द ग्रोथ, कि जो हमारी ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये जो गोल्डन रूल या लेवल ऑफ कैपिटल जो है, गोल्डन रूल है कैपिटल को डिसाइड करने का, वो रूल आपको ये बताता है कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ कैपिटल है, हमारे पास कैपिटल का जो स्टॉक है वो उतना होना चाहिए जो कि हमारे मैक्सिमाइज करे किसको, कंजप्शन के जो लेवल को क्या करे, मैक्सिमाइज करे। तो ये इस रूल में डिफाइन किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि हमारी कैपिटल का स्टॉक या उसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए जिससे कि हमारा कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज हो जाए कंजप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद कोस्ट थ्योरम। कोस्ट थ्योरम जो होता है मतलब उसमें हम क्या क्या चीज़ को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट है बार्गेनिंग विदाउट कॉस्ट, कि बार्गेनिंग की जो कॉस्ट होती है वो उसमें कोई कॉस्ट नहीं आती बार्गेनिंग करने में। सेकंड है म्यूचुअल एडवांटेज होती है, सभी को फ़ायदा होता है। थर्ड है प्रॉपर्टी राइट आर वेल डिफाइंड, कि प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं उनको आप अच्छे से डिफाइन कर दो। सेकंड है रिजल्टिंग आउटकम विल बी एफिशिएंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले क्या है, आप बार्गेनिंग की जो कॉस्ट है वो कम होगी, तो इससे दोनों को ही फायदा होगा, दोनों ही पार्टीज को। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी राइट वेल डिफाइन होते हैं तो हमारे जो रिजल्ट आएंगे, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। तो एफिशिएंट रिजल्ट हमारे हमेशा आते हैं। तो जो कोस्ट की जो थ्योरम है जो उन्होंने डिफाइन की थी इन्वायरमेंट को लेकर, तो उसमें उन्होंने कहा था कि बार्गेनिंग की कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, तो दोनों ही पार्टी को फ़ायदा है। प्रॉपर्टी राइट अगर वेल डिफाइन होंगे तो इन्वायरमेंट की जो गुड्स होती हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, और जिसकी वजह से जो एफिशिएंट रिजल्ट हम इकोनॉमी में चाहते हैं वो भी आएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने यहाँ 67 से 80 क्वेश्चन तक डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हमारा क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का मतलब क्वेश्चन को पूरा करना नहीं, बल्कि कुछ नए पॉइंट्स को भी लर्न करना, उनको रिवाइज करना है। तो आई होप सो जितने भी क्वेश्चन हमने किए आपको समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।